मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम ज्वालामुखी के संदर्भ में समझेंगे कि ज्वालामुखी किस प्रकार के बनते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, उनके उत्पन्न होने की क्या आधारशिला है। साथ ही साथ आप जानते हो कि जब ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कण मौजूद होते हैं, गैस मौजूदें होती हैं। तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, तो उन गैस में कौन से जो अधातु उनको बोलते हैं, कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ अगर धातु में देखोगे तो कौन कौन सी धातुएं उत्पन्न होती हैं। तो आप ये चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ आप ये क्लियर कट कर लीजिए कि ज्वालामुखी का अर्थ यही होता है कि एक प्रकार से ज्वाला द्वारा वो अपने नीचे उपस्थित जो पदार्थ है, राइट, जो मटेरियल है, उस मटेरियल को किसी न किसी घटनाओं के माध्यम से या किसी प्राकृतिक नेचुरली घटनाओं के माध्यम से क्या है वो ऊपर उद्भेदन होता है, राइट। अब वो उद्भेदन अलग अलग स्थितियों में देखने को मिलता है। कहीं पर आपको दरारी नुमा मिल जाएगा, तो कहीं पर आपको छिद्रनुमा मिल जाएगा। कहीं पे आप जानते हो कि ऐसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो ये दरारी नुमा एवं उद्भेदन, इनको आप जानते हो कि इनकी होने की जो घटनाएं हैं वो पृथ्वी में मौजूद अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग देखने को मिलती हैं, राइट। क्योंकि ये कंडीशन जो बनती है, ये जो कंडीशन जो बनती है वो आप जानते हो कि जो प्लेटें होती हैं, तो प्लेटें जो आप जानते हो संबंध जो क्षेत्र होता है उसमें तैरती हैं, राइट। तो उसमें जब प्लेट सॉरी, प्लेटें जब मोशन करती हैं, कंजर्वेशन मोशन हो चाहे अपसारी कोई भी गति हो, तो इन गतिविधियों के माध्यम से आप जानते हो कि प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, आपसे से दूर जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। लेकिन संरक्षी गति में ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होता है। संरक्षी गति में केवल भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि ज्वालामुखी जो होते हैं वो आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी में मौजूद जो परतें होती हैं, तो उन परतों में आप जानते हो कि अलग अलग परतों में अलग अलग उनकी स्थिति होती है। कहीं पे आप जानते हो कि कहीं प्लाज्मा अवस्था में है, कहीं ठोस अवस्था में है, राइट। मान लो प्लाज्मा एक द्रव अवस्था में समझ लो, वैसे पानी जैसा नहीं है लेकिन प्लाज्मा आप बोल सकते हो, जिसमें एक प्रकार सा देखा जाए तो संवहन होता है, यानी कि प्लेटों का संवहन हो। तो इसके नीचे आप और अंदर जैसे क्रोड में जाते हो तो वहाँ पे प्लाज्मा जो है वो थोड़ा और घनत्वदार पाया जाएगा, उसमें घनत्व की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो वहाँ पर चुंबकीत्व की जो धातुएं हैं, जो धातुएं वहाँ पाई जाएंगी चुंबकत्व की मिलेगी, जैसे कि वहाँ पे लोहा आयरन पाया जाता है सबसे ज़्यादा क्रूड में, तो उसमें चुंबकत्व की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। तो जब इनमें घर्षण होता है, जब इसमें घर्षण होता है तो चुंबकत्व की मात्रा में जैसे ही वृद्धि होती है, तो निश्चित रूप से क्या होता है कि चुंबकत्व जो होता है कि आप जानते हो कि एक ऐसा विशेष क्षेत्र होता है जब जहाँ पे आप जानते हो कि ये कोई क्षेत्र, एक नली आप या कोई भी विशेष क्षेत्र ले लो, उसके आसपास का एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पे एक चुंबकत्व एक प्रकार से दोनों की ओरी क्या है एक खिंचाव रहता है। तो ऐसी स्थिति जो बनती है वो चुंबकत्व की बनती है। तो ये घटना जो उत्पन्न होती है ये पृथ्वी के अपने घूर्णन के कारण होती है, राइट। तो इसी की वजह से जैसे चुंबकत्व में घर्षण होता है तो निश्चित रूप से ये क्या होता है, प्लेटें मूवमेंट करती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप जानते हो ज्वालामुखी बन जाते हैं। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो चुंबकत्व की स्थिति बनती है वो पृथ्वी के क्रूड में बनती है, क्योंकि क्रूड का एक ऊपर का जो अपर वाला है वो आपको मिलेगा कैसा, प्लाज्मा अवस्था में, जबकि अंदर का है वो ठोस में मिलेगा। क्योंकि क्रूड जो है वो ठोस द्रव यानी ठोस और प्लाज्मा अवस्था दोनों में उपस्थित है। तो वहां से भी है कुछ देख आप मिलेगी, जो अभ्यांतरिक चट्टानें मिलती हैं, जो आपने देखा हो, जो अभ्यांतरिक घटनाएं होती हैं, आंतरिक आकृतियां जो बनती हैं, वो आकृतियां आप जानते हो कैसे बनती हैं। तो वो पृथ्वी के अंदर जो उपस्थित जो लावा होता है, राइट, जो एक प्रकार के मैग्मा बोलते हैं उसे, मैग्मा होता है। तो वो मैग्मा आप जानते हो जैसे बाहर निकलता है तो लावा हो जाता है। एक्चुअली में जब जो जो आंतरिक क्रोड के अंदर होता है वो एक्चुअली बाहर नहीं आ पाता है, राइट। वो अभ्यांतरिक चट्टानें बन जाती हैं। तो जिसमें आपने सुना हो पैथोलिथ है, लोकोलिथ है, लोपोलिथ है, ये जो घटनाएं हैं, ठीक है, बैथोलिथ, लोपोलिथ, लेखोलिथ, अब ये जो बनती हैं ये अभ्यंतरिक घटनाएं होती हैं। और ये जो बनती हैं एक्चुअली में पृथ्वी घूर्णन के कारण बनती हैं, क्योंकि घूर्णन होगा तो उनमें आंतरिक जो जो आपके पृथ्वी के अंदर जो क्रूड है, क्रूड के अपर वाला जो क्षेत्र पाया जाता है वो प्लाज्मा में है, तो निश्चित रूप से उसमें चुंबकत्व तो होगा। तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ पे आंतरिक अभ्यंतरिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी में बाहरी घटनाएं भी होती हैं और आंतरिक घटनाएं भी होती हैं। तो आंतरिक घटनाओं के अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया है कि अभ्यंतरिक घटनाएं होती हैं, जिसमें आप जानते हो कि बहुत सारी ऐसी
चट्टानें बनती हैं, जैसे कि आप जानते हैं बैथोलिथ है, लोपोलिथ है। ये क्या है, एक प्रकार की आप देखोगे तो ये सैलें होती हैं, ठीक है, ये सैलें होती हैं। हम सैल को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देंगे। तो ये बनती क्यों है, तो बनने का रीजन आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो एक चीज आप और समझ लो इसमें, कि जो पृथ्वी के बाहरी जो आकृतियां बनती हैं, ठीक है, बाहरी आकृतियां बनती हैं तो वो दो कारणों से बनती हैं। क्योंकि ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी आप जानते हो जो उद्भेदन होता है वो प्लेटों के कंजर्वेशन मोशन, यहाँ की अपसारी गति से या अपसारी गति से, राइट। यानी कि जो प्लेटें होती हैं वो पास पास आने से होता है या प्लेटें दूर दूर जाने से। तो ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। समझिए एक बात, चलो हम समझाते हैं फिर से। देखो क्या होता है कि, देखो जैसे आप जानते हो कि एक प्लेट मान लो ये है, राइट। अब एक प्लेट आपको ये मिल गई, ठीक है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ज्वालामुखी आएगा? नहीं नहीं, ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी नहीं दिखता, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट ये भी होती है, महाद्वीपीय प्लेट ये भी होती है, राइट। तो ऐसी स्थिति में जो पर्वत बनते हैं वो बलद पर्वत बन जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं वो समान घनत्व की होती हैं। जब वो टकराती हैं तो ऐसी स्थिति में भूकंप जैसी स्थितियां देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलते। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी आप जानते हो कि इन प्लेटों के कंजर्वेशन आपने पास पास आने की वजह से ज्वालामुखी नहीं बनते, जबकि आप जानते हो इनसे क्या बनते हैं, बलद पर्वत बनते हैं, फोल्डिंग पर्वत बनते हैं। तो ये हमने आपको कल ऑलरेडी क्लियर कट कर दिया था। जबकि आप जानते हो कि जब ये दूर दूर जाती हैं, राइट, मान लो पास पास हैं, दूर दूर जब ये जाती हैं तो इसमें उत्पन्न जो भी इसके नीचे जितना भी मटेरियल होगा, तो इस पर जो इसके ऊपर मान लो ये प्लेट है तो इस पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, यानी कि ताप दाब ज़्यादा रहता है, राइट। ताप ज़्यादा रहेगा, दाब ज़्यादा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये मटेरियल जो है काफ़ी गर्म तप्त में रहेगा, ओके। और जैसे ही ये प्लेटें दूर जाती हैं, क्योंकि प्लेटें मोशन कर रही हैं, जैसे ही दूर जाएंगी तो यहाँ पे ये दाब जो है, ताप जो है, तो आप जानते ही हो कि जैसे ही प्रेशर कम होता है तो ये ऊपर उठती है, तो इस प्रकार से ऊपर निकल जाएगी, ओके। ऐसे आप उस प्रकार से ऊपर निकल जाएगी। तो ये वाला जो मटेरियल है नीचे का, तो ये ज्वालामुखी बन सकता है, लेकिन ये तब बनेगा जब प्लेटें ये आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगी, इस प्रकार से। एक मिनट, ऐसे, ठीक। लेकिन जब ये पास पास आती हैं, हम महाद्वीपीय प्लेट की बात कर रहे हैं, राइट, महाद्वीपीय प्लेट जब ये पास पास आती हैं तो पास पास आने की वजह से इसमें ज्वालामुखी नहीं बनते हैं। रीजन यही है कि ये जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ये आपस में नीचे घुसती नहीं है, ओके, ये नीचे नहीं घुसती हैं, तो इस वजह से ये टकराती हैं। तो यहाँ का जो जितनी भी घुस जाती, मान लो एक समान घनत्व की, भले ही है थोड़ा भी, तो इतना तो फर्क पड़ता ही है। तो मान लो कि ये थोड़ा घुस गई, ठीक है, तो इससे ये बेनी ऑफ जोन में नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ की प्लेट है वो बेनी ऑफ जोन में नहीं जाती है, और जब तक बेनी ऑफ जोन में नहीं जाएगी ज्वालामुखी बन नहीं सकता है। पहले आप बेनी ऑफ जोन एक चीज समझ लो कि जैसे आप, ये हमारी पृथ्वी है, सॉरी ये पृथ्वी है, राइट। तो पृथ्वी में आप जानते हो 1 से 20 से 125 किलोमीटर के बीच, 1 से 20 से 125 किलोमीटर के बीच आप जानते हो क्या है, बेनी ऑफ जॉन। बेनी ऑफ जॉन एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर आप जानते हो प्लेटें होती हैं वो तैरती हैं, राइट। प्लेटें तैरती, क्योंकि प्लेटन की जो मोटाई जो होती है वो एक्चुअली में आप देखोगे तो वो भी 100 से 120 किलोमीटर मतलब की मोटाई की प्लेटें मिल जाती हैं। तो इतने क्षेत्र में आप जानते हो कि जैसे आप ये क्षेत्र आप देख लो, राइट, ये वाला, तो यहाँ पे आप जानते हो क्या है, यहाँ पर जो प्लेटें होती हैं वो तैरती हैं, ओके। अब जो प्लेटें जब तैरती हैं यहाँ पे, तो इतना जो क्षेत्र आप मान ले हो कि 100, यहाँ से नीचे साइड जाओगे तो 120 किलोमीटर, हम ऊपर से 120 किलोमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से प्लेटें, क्योंकि प्लेटें यहाँ तैर रही हैं तो आवश्यक है कि ये चीज़ें यहाँ तैर रही हैं तो ये यहाँ तक जाएगी। 120 से 125 किलोमीटर में आप देखोगे तो बेनी ऑफ जॉन होता है, ठीक है। तो बेनी ऑफ जॉन जब नीचे देखने को मिलेगा तो इसी बेनी जॉब 120 से 125 किलोमीटर के बीच होता है। तो यहाँ जब तक प्लेटें नीचे नहीं जाएंगी कभी भी ज्वालामुखी नहीं आ सकता है। ज्वालामुखी जब आएगा जब एक प्लेट नीचे प्लेट घुस जाएगी और बेनी ऑफ जॉन में जाएगी, और बेनी जॉब एक प्रकार का एक संबंध एक क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत से ज़्यादा ताप होता है, वहाँ टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, तो इस वजह से वहाँ का जो मटेरियल है वो एक प्लाज्मा अवस्था में रहेगा, राइट, प्लाज्मा अवस्था में रहेगा। तो उस स्थिति में जब प्लेट वहाँ घुस जाती है 45 डिग्री पर, राइट, 45 डिग्री में जैसे ही प्लेट इस प्रकार से घुसी तो यहाँ बेनी ऑफ जॉन, तो फिर क्या होता है कि बेनी ऑफ जॉन पिघली और
इस प्रकार से निकलती है। तो ये जो निकलने का रीजन है, आप जानते हो कि ये जो निकलती है, तो आप जानते हो ये कैसे निकलती है, ये निकलती है उद्भेदन। किस स्थिति में निकलती है, उद्भेदन। तो उद्भेदन में आप जानते हो कि जब एक प्लेट है, प्लेट नीचे गई और जैसे ही घुसी तो फिर क्या होता है कि जैसे ही वेन्यू ऑफ जॉन में गई तो वो प्लेट पिघल गई, राइट, उसका आगे का हिस्सा पिघल गया, और जैसे ही आगे का हिस्सा पिघला तो वो एकदम गर्म होता है और वो पिघल कर ऊपर फेंक देती है, राइट, फेंक देती है प्लेट। तो वहीं से कुछ टुकड़ा ऊपर जाता है तो वो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। तो ऐसे ज्वालामुखी बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा बनता है कि ये बेनी ऑफ, अगर ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, तो एक्चुअली में ये बेनी ऑफ जॉन में नहीं जा पाती हैं, ओके, क्योंकि ये जाएगी तो थोड़ी बहुत घुसेगी तो बेनी ऑफ जॉन में नहीं जा पाती, इसलिए यहाँ ज्वालामुखी नहीं आते हैं। लेकिन एक बलित पर्वत जरूर बन जाते हैं। तो हिमालय जैसे पर्वत है तो यहाँ क्या ज्वालामुखी आते हैं, नहीं आते हैं, राइट। तो हिमालय पर्वत जो है वो दो महाद्वीपीय प्लेटों से ही मिलकर बना है। तो यहाँ पे कभी बलित पर्वत है, कभी भी यहाँ पे आपको ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो आप एक चीज यहाँ पे समझो कि ये तो ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल थे। तो आप और अगर आप देखना चाहो तो ये जब प्लेटें दूर दूर जाती हैं तो ज्वालामुखी बन सकता है। जैसे कि ये दूर दूर गई तो आप जानते हो कि यहाँ से मैग्मा निकलेगा, राइट, ये मैग्मा है, गर्म तप्त है, और ये जैसे निकलता है ऊपर तो यहाँ पर आप जानते हो कि ये भी एकदम प्रेशराइज होता है। तो एकदम प्रेशर इस पे हाई, टेम्परेचर हाई है, तो जब प्लेटें जाएंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होते ही ये टेम्परेचर वाला जो मटेरियल है ऊपर चला जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आप जान सकते हो। तो ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन अपसारी गति में महाद्वीपीय प्लेट की अपसारी गति होती है तो ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी बन सकते हैं, लेकिन अपसारी गति में नहीं बनते हैं, राइट। इसके बाद जितनी भी प्लेटें होती हैं, महासागरीय प्लेट हो या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट हो, तो इनमें जो भी स्थितियां बनेंगी, जिसी प्रकार की घटनाएं बनेंगी, उसमें सभी में ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। केवल महाद्वीपीय प्लेट में अपसारी गति में ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होते हैं। ये माइंड में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, राइट। चलिए, चलो, तो ज्वालामुखी बनने के बेसिक रीजन यही है कि कोई महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट है, इनके आपस में टकराने से या आपस में दूरी जाने से नीचे प्रेशर जो होता है वो बहुत टेम्परेचर हाई होता है। तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं या पास पास आती हैं तो ऐसे में ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन महाद्वीपीय प्लेटें जब आपस में आती हैं तो उनसे ज्वालामुखी नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि वो बेनी ऑफ जॉन तक नहीं जा पाती हैं, ओके। तो ये एक माइंड में आप सेट कर लीजिए, ठीक है। और प्लेटें यहाँ पढ़ानी नहीं है, केवल एक जनरल नॉलेज होना चाहिए कि जो बेसिक एक बैकग्राउंड अगर आपको उस चीज़ में बता देते हैं तो कंफर्टेबल आप इस चीज़ को समझने में सक्षम रहेंगे, राइट। चलो, तो ऐसे प्रकार से बनती हैं। तो आप जानते हो कि महाद्वीप में भी आपको ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे, महासागरों में भी आपको ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे। तो महासागर में आप जानते हो कि नीचे ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं जब महासागर आपस में महासागरीय प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ भी ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो महासागरीय आप प्लेट से टकरानी, तो फिर क्या है कि वहाँ पे एक दोनों एक समान घनत्व की बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, राइट। तो वो ऑलरेडी आप जानते हो कि बेनी ऑफ जॉन के नीचे ही लगी हुई होती हैं। तो वो जैसे ही टकरानी तो ऑटोमेटिक वैल्यू ऑफ जॉन में चली जाती हैं, तो फिर तो ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन वो ज्वालामुखी जो है ऊपर तक बहुत मुश्किल है, रेयरली है जो ऊपर तक आ पाए, क्योंकि वो इतनी नीचे तक होती हैं, गहराई में होती हैं। तो उनका जो मटेरियल है लावा के रूप में ऊपर नहीं आ पाता है, वो नीचे ही जम जाता है। किस में जम जाता है, नीचे जम जाता है। तो वो आप जानते हो कि उसे कटक बोलते हैं। अलग अलग समुद्र में भी आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलो, अब बात ये है सॉरी, हाँ, बात ये आती है कि जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी होता है तो उसमें क्या क्या उत्पन्न होते हैं। तो उसमें आप जानते हो कि जो मौजूदा कण होते हैं, ठीक, मौजूदा जो कण होते हैं, जैसे आप जानते हो कि उसमें खनिज भी उत्पन्न होते हैं, खनिज भी मतलब निकलते हैं, राइट, खनिज भी निकलते हैं। इसके बाद आप जानते हो गैसें भी निकलती हैं, धातु या खनिज भी निकलते हैं, गैसें भी निकलते हैं। इसके बाद आप जानते हो कि इसमें से बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े भी निकलते हैं, ठीक है, चट्टानों के टुकड़े भी निकलते हैं। तो ये भी माइंड में आपको सेट होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि इसमें गैसें हैं, खनिज हैं, धातु अधातु सभी प्रकार की इसमें मटेरियल उत्पन्न होता है। तो धातु में आप जानते हो
कि ये डिपेंड जो करता है धातुओं में कि सबसे ज़्यादा आप देखोगे सबसे ज़्यादा आप जानते हो कि जो ज्वालामुखी होते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी आप जानते हो, मैंने आपको बताया बेनी ऑफ जॉन से ही ज्वालामुखी ज़्यादातर जो पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलते हैं वो बेनी ऑफ जॉन से ही बनते हैं, राइट, बेनी ऑफ जॉन से ही बनते हैं। तो उनमें आप जानते हो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, वो मात्रा होती है सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की, ठीक है। या हम जब यही कण आप जानते हो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो इनको सिलिकेट भी बोलते हैं, SiO2, तो ये सिलिकेट है, राइट। वैसे सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है आप जानते हो वो सिलिकॉन की मात्रा होती है। और सिलिकॉन आपको पता होना चाहिए, एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन जो होती है वो एक ऊंचाईदार जो पर्वत होते हैं, यानी कि जो बलित पर्वत होते हैं, तो बलित पर्वतों में आपको सिलिकॉन देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा मात्रा देखने को मिल जाएगी। वैसे और भी अन्य पदार्थ होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, ये भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सिलिकॉन जो होता है एक्चुअली में देखा जाए तो ये सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरी बात है पीला होता है और ये गाढ़ा होता है, राइट, क्योंकि इसमें स्वभाव जो देखने को मिलेगा वो आपको अम्लीय स्वभाव देखने को मिलेगा, राइट। कैसा मिलेगा? अम्लीय स्वभाव। तो अम्लीय स्वभाव में सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। और अम्लीय स्वभाव का मतलब आप जानते ही हो कि जो 7 से कम मान हो वो अम्लीय स्वभाव का होता है। तो सिलिकॉन जो है वो एक प्रकार अम्लीय स्वभाव को दर्शाती है, क्योंकि उसमें जो नेचर या एक जो प्रकृति उसकी पाई जाती है, स्वभाव जो पाया जाता है वो अम्लीयता का पाया जाता है, राइट। तो इसलिए आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जितने भी आपको पर्वत देखने को मिलते हैं, बलित पर्वत हैं, बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाएगी वो सिलिकॉन की है, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की। और सिलिकॉन जो अम्लीय मात्रा में होता है क्योंकि वो पीला होता है और गाढ़ा भी होता है, ठीक है, और वो अधिक पाया जाता है, इसलिए उसमें देखा जाए तो बड़ी बड़ी ऊंचासदार पर्वत बनते हैं। तो जो पर्वत बनते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन ही पाया जाता है, ठीक है। इसी सिलिकॉन की वजह से ही वो ऊंचे ऊंचे पर्वत बन जाते हैं। चलिए, अब बात ये आती है कि ज्वालामुखी में अब जब बाहर निकलता है, जब ये ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो इसमें आप जानते हो कि छोटे छोटे भी कण होते हैं, छोटे छोटे भी कण होते हैं। तो छोटे छोटे कण आप जानते हो कि इनको क्या 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 बोलते हैं? छोटे छोटे कण में मतलब इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे लेपली भी है, तो लेपली छोटे छोटे एक प्रकार के कण होते हैं, इनको लेपली बोलते हैं। इसके बाद ल्यूमिक कण भी होते हैं। तो ल्यूमिक जो कण होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ये तैरते रहते हैं, राइट। ये क्या है? तैरते हैं ये तैरते हैं ल्यूमिक कण। जबकि लेपली कण है एक से सूक्ष्म कण होते हैं, बिल्कुल ही बारीकी कण होते हैं, ओके। इसके बाद आप जानते हो कि इसी में ज्वालामुखी में क्या निकल के आता है? एस भी निकल के आती है, एक एस भी आप जानते हो जो कार्बन मिक्स एक्स होती है, एस भी निकल के आती है। इसके बाद पायरोक्लास्ट, ये एक्चुअली में आप देखोगे तो ये बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो ज्वालामुखी के साथ निकलते हैं, ज्वालामुखी के साथ ये निकलते हैं, राइट। तो इसमें बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े मिलेंगे। और आप जानते हो कि जब दरारी नुमा उद्भेदन होता है, जब दरारी नुमा उद्भेदन होगा तो ऐसी स्थिति में पायरोक्लास्ट के जो टुकड़े होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जबकि जो केंद्रीय छिद्रनुमा उद्भेदन होता है तो उसमें पायरोक्लास्ट कम मिलता है, पायरोक्लास्ट क्या होते हैं? एक चट्टान के काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो लावा के साथ आते हैं, लेकिन उस समय लावा की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है। जहां पायरोक्लास्ट अधिक देखने को मिलेगा तो वहां लावा की मात्रा कम देखने को मिलेगी, और जहां पे लावा ज़्यादा होगा वहां पायरोक्लास्ट कम होगा, राइट। तो एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार से आप जानते हो कि ज्वालामुखी में लेपली, ल्यूमिक कण, एस, पायरोक्लास्ट, ये एक्चुअली में क्या है कि जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो ज्वालामुखी उद्भेदन में जो भी धातुएं होती हैं, धातुओं के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको लेपली बोलते हैं। जो ऐसे टुकड़े होते हैं जो तैरते हैं, राइट, ज्वालामुखी में ही तैरते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी निकलता है तो बहुत गर्म निकलता है, तो वो फैलता भी है, क्योंकि कोई चीज़ है वो फैलेगी
और फैलेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, निश्चित ही अपनी ऊर्जा का क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी, तो ठंडी होगी, राइट। और जैसे ही वो ठंडी होती है तो उसमें जो कण होंगे छोटे छोटे वो लेपली बोले जाते हैं। ल्यूमिक कण जो होते हैं जो उससे ऊपर तैरते रहते हैं तो उनको ल्यूमिक कण बोलते हैं। एस तो आप जानते ही हो निकलती है साथ में गैस कार्बन की। इसके बाद पायरोक्लास्ट होते हैं, तो पायरोक्लास्ट आप जानते हो कि बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े निकलते हैं, और जब बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े निकलेंगे तो उसमें लावा की मात्रा कम मिलेगी। ओके, चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी ज्वालामुखी उद्भेदन के आधार पर, उद्भेदन के आधार पर। देखो, ज्वालामुखी उद्भेदन के आधार पर अगर आप समझोगे तो ये दरारी नुमा भी होता है और छिद्रनुमा, यानी कि दो दो टाइप का होता है, दरारी नुमा या इसके दरारी नुमा उद्भेदन, राइट, उद्भेदन, और छिद्रनुमा। छिद्रनुमा मतलब होता है छेद से, ठीक है, जैसे आप जानते हो छेदनुमा निकलता है, छिद्रनुमा, या हम केंद्रीय उद्गार भी इसे बोल सकते हैं, केंद्रीय उद्गार या केंद्रीय उद्भेदन, राइट। तो आप जानते हो कि जो गीजर होता है, आपने गीजर देखा हो, छिद्रनुमा मतलब उसमें जल ऐसा निकलता रहता है, गीजर, गीजर नाम सुना हो तो आप जानते हो, गीजर जैसे आपने नाम सुना हो तो गीजर में आप जानते हो छिद्रनुमा में मतलब कि एक जो समुद्र में होते हैं उसमें जल निकलता रहता है, छिद्रनुमा गीजर आपने नाम सुने हो, तो ऐसी आपने देखे हो, तो वो भी केंद्रीय छिद्रनुमा ही उनका उद्भेदन रहता है, राइट। दरारी नुमा उद्भेदन आप देखोगे तो दरारी नुमा आपने देखा हो कि बड़ी बड़ी परतें होती हैं नीचे से बनी होती हैं, तो वो क्या है कि एकदम कटती चली जाती हैं, राइट, वो कटती चली जाती हैं कि दरार बनती चली जाती है, यानी कि, और दरार हमेशा एक चीज याद रखना, दरार तभी बनेगी, ज्यादातर दरारें जो बनती हैं वो इस कंडीशन में बनती है जब दो प्लेटें आपस में क्या है, विपरीत दिशा में जा रही हैं, क्योंकि आप जानते हो कि आप देखो, जैसे एक प्लेट ये है, राइट, एक प्लेट ये है, तो जब ये प्लेटें एक दूसरे के दूर जाएंगी तो यहाँ पर आप जानते हो जब ये प्लेटें पास पास होती हैं तो इसके नीचे का जो मटेरियल है ये प्रेशराइज होता है, यानी कि ज़्यादातर इसमें दाब पाया जाएगा, दाब की मात्रा अधिक होगी, ताप की मात्रा इसमें भी अधिक पाई जाएगी, राइट। तो तापमान है, दाब है, ये सबसे अधिकतम पाया जाएगा क्योंकि उस पर कार्य हो रहा है। कार्य का मतलब हो रहा ये है कि उस पर प्लेटें कार्य कर रही हैं, उस पर बैठी हैं, ऊपर खड़ी हैं उस पर, तो वो कार्य हो रहा ना, ठीक है, कार्य हो रहा है। वैसे भी थोड़ा थोड़ा मूव करती रहती हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांत रहें, पृथ्वी घूमती है तो मूव करती हैं थोड़ा बहुत, तो उस पर कार्य हो रहा है, तो निश्चित रूप से कार्य हो रहा है तो वो दाब ताप है उसमें वृद्धि हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी। और जैसे ही ये प्लेटें हैं अपसारी करती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो यहाँ का जो मटेरियल है वो बाहर जाता है, तो ये मटेरियल जो है अगर आप देखोगे तो ये दरारी नुमा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब उद्भेदन होता है तो उद्भेदन आप जानते हो कि जब प्लेटें दूर जाएंगी तो फिर आप जानते हो प्लेटें जैसे ही दूर जाती हैं तो उसमें जो तप्त लावा जिसे मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा है, वो दरारी नुमा एकदम फाड़ते हुए निकलता है, दरारी नुमा एकदम फाड़ते हुए निकलता है। जबकि आप जानते हो कि इसमें छिद्रनुमा भी इसमें देखने को मिल जाता है, इससे भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादातर कंडीशन जो है वो दरारी नुमा प्लेटों की अपसारी गति से ही देखने को मिलती है, जबकि अपसारी गति से आप जानते हो जो प्लेटें पास पास जब टकराती हैं तो इसमें छिद्रनुमा ज्यादातर देखने को मिलता है अपसारी गति में। चलो, तो दरारी नुमा उद्भेदन, छिद्रनुमा उद्भेदन आपको समझ में आ ही गया है कि दरारी नुमा उद्भेदन जो होता है वो दरार के माध्यम से लावा निकलता है, ठीक। देखो, मैग्मा जब कोई चीज अंदर होती है तो वो पिघलती अवस्था में होती है, राइट। अब वो पिघली अवस्था में है, गर्म है, तो वो एक प्रकार का मैग्मा है, ठीक है, वो एक प्रकार का मैग्मा है। और जब वही दरार के नुमा या छिद्रनुमा जब वो बाहर निकल के आ जाता है तो वही मैग्मा लावा कहलाता है। लावा एक्चुअली में बाहर बाहर जब यही निकल के आता है, राइट, बाहर जब यही निकल के आता है तब उसे लावा कहते हैं। जबकि पृथ्वी में जो मटेरियल उपस्थित है वो भले ही तप्त या दाब से प्रेशराइज हो तो उसे लावा नहीं कहते हैं, उसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कट होना चाहिए कि लावा किसे कहते हैं, मैग्मा किसे कहते हैं। तो मैग्मा जो होता है पृथ्वी के अंदर होता है, और जब वही मैग्मा बाहर निकल के आ जाता है तो एक्चुअली में उसी मैग्मा को ही लावा बोल देते हैं। बस ये माइंड में सेट कर लो, ओके। चलो, तो अब बात ये आती है कि दरारी नुमा जो उद्भेदन होता है
तो वो आपको महाद्वीप में भी देखने को मिल जाएगा और महासागरी में भी देखने को मिल जाएगा। चलो, तो अब बात ये आती है, चलो एक मिनट इसको थोड़ा साफ कर लें। तो दरारी नुमा जो उद्भेदन है वो आपको महाद्वीप में भी देखने को मिलेगा और महासागरों में भी देखने को मिलेगा। ओके, तो महाद्वीप में जब दरारी नुमा उद्भेदन होता है वो कैसे होता है, तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जब महासागरी महासागरी प्लेटें होती हैं, ओके, महासागरी महासागरी प्लेटें होती हैं तो उनके आपस में गतिविधियां दो प्रकार की उनमें भी देखने को मिल जाती हैं। हम तीसरी संरक्षी गति नहीं ले रहे हैं। ओके, वैसे संरक्षी गति भी एक प्रकार की इसमें ज्यादातर जिम्मेदार नहीं होती, हम नहीं कह सकते, केवल दो गति ले लो, ठीक है, अपसारी और अपसारी गति। तो उनके आधार पे आप जानते हो, तो उद्वेदन के आधार पे हम समझ रहे थे, उद्वेदन के आधार पर ज्वालामुखी, तो इसमें दरारी नुमा है, पहला है आपको दरारी नुमा है, आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, दरारी नुमा है और छिद्रनुमा है। छिद्रनुमा मतलब जानते ही हो, छेद छेद से निकलता है, छेद से छिद्रनुमा जिसे कहते हैं, और दरार से जो निकलता है, फाड़ते हुए निकलता है, वो दरारी नुमा होता है। तो आप जानते हो दरारी नुमा में भी आप जानते हो महाद्वीप में भी दरारी नुमा उद्भेदन हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है महासागर में भी दरारी नुमा उद्भेदन हो सकता है, ठीक है, हो सकता नहीं, होता ही है, ठीक है। तो महाद्वीप में और महासागरी में, तो इन दोनों में भी दरारी नुमा उद्भेदन होता है। छिद्रनुमा आप देखोगे तो ये भी महासागर में आपको देखने को मिलेगा और महाद्वीप में भी देखने को मिल जाएगा, राइट। तो महाद्वीपी महासागरी है, ये भी दरारी नुमा उद्भेदन इसमें भी मिलेगा, छिद्रनुमा में भी महाद्वीपी महासागरी मिल जाएगा। अब एक चीज आप माइंड में सेट कर लो कि जब महाद्वीप में होता है, ठीक है, महाद्वीप में जब यही दरारी नुमा उद्भेदन होता है तो एक्चुअली में महाद्वीप में यही दरारी नुमा उद्भेदन होता है, तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि कोई चीज है दरार से मतलब निकलती है, ठीक, ऐसे दरार से निकलती है, तो मान लो एस आर से ये जमाव कर जाती है, ठीक है, जमाव कर जाती है। तो ये जैसे ही जमाव किए तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये जो दरारनुमा होता है तो ये हम एक्चुअली में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ये प्लेटें जब सारी गति करती हैं यानी कि विपरीत दिशा होती है, तो ऐसी स्थिति में ये देखने को मिलता है ज़्यादातर, सभी में तो हम नहीं कह सकते, ज़्यादातर होता है। चलो, तो जैसे जम जाती है, फिर आप क्या जानते हो कि ये नदियाँ जो होती हैं इसको काटती हैं, इस प्रकार से किनारे किनारे से काटती चली जाती हैं, काटती चली जाती हैं, तो इस प्रकार से किनारे चली जाती हैं तो इसमें एक आकृति बन जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं लाभायुक्त मैसा। तो लाभायुक्त जो मैसा होता है वो एक्चुअली में देखा जाए तो जब दरारनुमा से उद्भेदन होता है, तो दरारनुमा से उद्भेदन में कभी भी पर्वत नहीं बनते हैं, राइट, कभी भी पर्वत आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दरारनुमा जो उद्भेदन होता है उसमें आप जानते हो पर्वत सॉरी पठार है या मैदान है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, पठार मैदान है ये देखने को मिल जाते हैं दरारी नुमा में, लेकिन पर्वत नहीं बनते, पर्वत छिद्रनुमा बनते हैं। ओके, तो दरारी जो उद्भेदन होता है उसमें लाभायुक्त मैसा आकृतियां पाई जाती हैं, और वो आकृतियां आप जानते हो कि जैसे कि ये पठार बन गया, राइट, ये पठार बन गया, सुनो ऐसा, ये पठार है। अब ये पठार में आप जानते हो नदियां इस प्रकार से काटती हुई जाती हैं, तो इसमें अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं, तो इन्हीं आकृतियों को बोलते हैं लाभायुक्त मैसा, राइट, क्या बोलते हैं, लाभायुक्त मैसा। चलो, दूसरी कंडीशन ये है ये एक्चुअली लाभा ही है, लाभा बाहर निकल के आया, जब नदियां काटती हैं तो इसमें आकृति नहीं बनती है, उसे बोलते हैं लाभायुक्त मैसा। तो वो डिजाइन होती है, आप एक बार देखना जाके पठारी मैदान में उनमें देखने को मिल जाएगी। चलो, दूसरी कंडीशन बनती है महाद्वीपी की दरारी नुमा में ही, वो बनती है आपकी लाभायुक्त बूटी, लाभायुक्त बूटी। तो लाभायुक्त जो बूटी होती है इसे अगर आप देखोगे तो जब आप जानते हो कि जब नदियां होती हैं, कोई पठार है, राइट, ये पठार या मैदान, नदियां होती हैं तो उसको काटती हैं दो साइड से, इस प्रकार से ऐसे काटेगी, इधर से काटेगी, तो बीच में आप जानते हो काट काट के ये इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, इस प्रकार से, राइट, ये क्या बन जाती है, इस प्रकार से एक खड़ी खड़ी आकृति बन जाती है, एक खड्डा ऐसी, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ है
कोई चीज़ लावा से बना है, पठार है, तो वहाँ से नदियाँ जब गहरी काटती जाती हैं तो आप जानते हो इधर से नदी काटती है, इधर से कटी, तो बीच में आपने देखा हो इस प्रकार से आकृति बन जाती है, बीच में एक खड्ड ऐसी इस प्रकार से खड़ी खड़ी, तो उसे बोलते हैं लावा युक्त बूटी। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं लावा युक्त बूटी। ठीक है, तो लाभायुक्त बूटी और लाभायुक्त मैसा में आपको समझ में आ गया होगा। लाभायुक्त मैसा एक साइड से नदी काटती है तो वो डिजाइन जो किनारी सी बन जाती है, पतली पतली लंबी पट्टी, उसे वो लाभायुक्त मैसा बोलते हैं। जब वो उसी क्षेत्र में जब दो नदियां हैं या एक नदी है वो चारों तरफ से उसे काट देती है या बीच धारा से उसे काट देती है इस प्रकार से, तो बीच में जो खड्ड खड़ा होता है एक बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लाभायुक्त बूटी। राइट, चलो, तो ये तो महाद्वीप में स्थितियां देखने को मिलती हैं। जबकि महासागर में आप जानते हो क्या देखने को मिलेंगे? कटक। तो महासागर में जितने भी जितने भी प्लेटें होती हैं, वो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो भी वहाँ पे पर्वत देखने को मिलेंगे। राइट, या वहाँ से अपसारी गति करेंगी तब भी वहाँ पर्वत देखने को मिलते हैं। तो ऐसे पर्वत जो होते हैं वहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, लेकिन वो पर्वत आप देखोगे तो वो समुद्र के अंदर होते हैं, तो उनको कटक बोलते हैं। तो अटलांटिक महासागर का आप देख लो, 16,000 किलोमीटर लंबा एक कटक है, बहुत सबसे लंबा कटक माना जाता है, एस आकृति का है। ठीक है, एस आकृति का है, तो वो एक सी लंबाई है, 16,000 किलोमीटर है। और अटलांटिक महासागर में आपको मिल जाएगा उसे अटलांटिक महासागर या अंध महासागर भी उसे बोलते हैं, उसमें ये देखने को मिल जाएगा। चलो, तो महासागरी और महाद्वीपी हैं, तो उसमें आपको समझ में आ ही गया है। जैसे कटक भी बनते हैं, उसमें द्वीप भी बन जाते हैं, अलग अलग द्वीप बन जाते हैं, तो वो तो खैर आप समझते ही हो। ठीक है, चलो, तो ये महाद्वीपी है, महासागरी हैं। तो इसी प्रकार से आप जानते हो कि छिद्रनुमा जब होता है, ठीक है, छिद्रनुमा जब केंद्रीय उद्गार होता है इसमें, तो इसमें आप देखोगे क्या बनता है? सिंडर शंकु। इसमें छिद्रनुमा जब उद्भेदन होता है तो सिंडर शंकु बनता है, क्योंकि छिद्रनुमा में आप जानते हो कि एकदम पतली नली से बनता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये सिंडर शंकु बन गया। ओके, सिंडर शंकु बन गया। तो सिंडर शंकु में आप जानते हो कि जैसे ये पृथ्वी है, राइट, अब पृथ्वी में यहाँ प्लेटें हैं, ये प्लेटें हैं, तब आपस में ये टकरानी, और जैसे ही टकरानी बेनी ऑफ जॉन में गई तो ये छिद्रमा काटती हुई इस प्रकार से निकलती है। ओके, इस प्रकार से निकलती है, यहाँ पर, यहाँ तक मान लो आ जाती है। तो यहाँ पर आकृति जो बन जाएगी वो सिंडर शंकु की बन जाती है। तो फिर से अपर्दन होता है, अपचय होता है, वो एक चीज़ अलग है, लेकिन सिंडर शंकु जो होता है वो इसी प्रकार से बनता है, वो इसी प्रकार से बनता है। आप जानते हो गुंबदाकार, आप जानते हो गुंबदाकार जो आकृतियां होती हैं, तो गुंबदाकार आकृतियां एक प्रकार की सिंडर शंकु जैसी होती हैं। राइट, सिंडर शंकु जैसी होती हैं, लेकिन वो सिंडर शंकु ने हम कहते नहीं हैं। वो रीजन क्या है? वो एक्चुअली में रीजन ये होता है कि गुंबदाकार, आप जानते हो जो आकृतियां बनती हैं वो गुंबद बनती हैं, ऐसे ऐसे गुंबद बनता है। राइट, तो गुंबद जब आकृतियां बनती है तो वो गुंबद सिंडर शंकु होना जरूरी नहीं होता है कि सिंडर शंकु जैसी ही गुंबदाकार आकृति हो, नहीं कह सकते, क्योंकि गुंबदाकार एक आकृति जो होती है उसमें आप माइंड में सेट कर लेना, उसमें लाभा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि गुंबदाकार जो आकृति बनती है ना, तो गुंबदाकार आकृति जो बनेगी, मान लो पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी से जो प्लेट टकराई तो ये छिद्रनुमा से गुंबदाकार बन गई। राइट, ये गुंबदनुमा बन गई। तो इसमें आप जानते हो कि गुंबदाकार केवल किस चीज़ से पहचान सकते हैं? वो पहचानते हैं लाभा से, क्योंकि इसमें लाभा की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। राइट, जबकि गुंबदाकार आकृति में पायरोक्लास्ट जो होते हैं, पायरोक्लास्ट जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, यानी कि इसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि पायरोक्लास्ट चट्टानी टुकड़े होते हैं वो लावा से नहीं होते हैं। ठीक है, वो लावा उनको नहीं बोलते हैं, वो पायरोक्लास्ट की चट्टानी के टुकड़े होते हैं, नीचे से निकलते हैं बड़े बड़े, उनको लावा नहीं बोलते हैं। ठीक है, उनको लावा नहीं बोलते हैं। ये गुंबदाकार जो आकृतियां होती हैं, तो गुंबदाकार आकृतियों में लावा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, वो गुंबदनुमा बने होते हैं, तो गुंबदनुमा होते हैं। तो उसमें आप जानते हो तो सिलिकॉन की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। राइट, सिलिकेट या सिलिकॉन की मात्रा है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अन्य भी पदार्थ मिल जाएंगे, लेकिन सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिल जाती है। खनिज भी पदार्थ मिल जाते हैं, खनिज आपने देखे हो, लैपनी है, और भी बहुत सारे खनिज होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आप जानते हो ये एसिड प्रकृति का होता है, यानी कि अम्लीता
की मात्रा जो होती है इसमें मिलती है, क्योंकि इसमें पायरोक्लास्ट नहीं पाए जाते हैं और लावा देखने को मिलेगा। तो लावा गुंबदकार है, इसमें अम्लीता की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, एसिड स्वभाव का होता है, राइट। जबकि सिंडर शंकु की अगर बात करोगे तो सिंडर शंकु वो भी एक गुंबदाकार ही आकृति का होता है, लेकिन उसमें बेसिक रीजन यही है कि ये जो आकृति होती है एक प्रकार की सिंडर शंकुनुमा होती है इस प्रकार से, क्योंकि गुंबदनुमा नहीं होती है, वो इस प्रकार की होती है, ऐसे इस प्रकार की, राइट। तो ये गुंबद नहीं है, क्योंकि गुंबद इस प्रकार की आकृति होती है, जबकि सिंडर शंकु जो है इस प्रकार की आकृति का बनता है, सिंडर शंकु। तो इसमें आप देखोगे जो पायरोक्लास्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, पायरोक्लास्ट की मात्रा है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, जबकि लावा जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली में सिंडर शंकु जो होता है इसमें पायरोक्लास्ट जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी चट्टानी टुकड़े मिल जाएंगे, तो वो एक प्रकार से तभी वो सिंडर शंकु बन जाता है, शंकुनुमा, ठीक है। जबकि लावा उसमें कम पाया जाता है। जबकि इसके विपरीत देखोगे गुंबदाकार में, तो गुंबदाकार में पायरोक्लास्ट है वो कम पाया जाता है, जबकि लावा अधिक पाया जाता है, राइट। तो ये एक चीज है, आप माइंड में सेट कर लो। तो गुंबदाकार आपको अम्लीता प्रभाव का भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये गुंबदाकार क्षारीय प्रभाव प्रकृति का भी मिलता है देखने को, ठीक है। तो क्षारीय प्रकृति का जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे महासागर जो क्षेत्र होते हैं उसमें क्षारीय प्रकृति को देखने को मिल जाएगी। तो आप जो क्षारीय गुंबदाकार जो स्थलीय आकृति होती है वो आप उसमें जावा द्वीप में चले जाइए। तो जावा द्वीप जो है, तो जावा द्वीप में जो गुंबदाकार आकृति मिलेगी, स्थलीय आकृति है, वो जावा द्वीप में एक नीचे से जो महासागरी आप जानते हो छिद्रमा जो है ये महाद्वीप भी होता है ना, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा समझ लो, महाद्वीपी भी होती है, महासागरी भी होता है। तो सिंडर शंकु जो होते हैं वो महाद्वीपी से बनते हैं, क्योंकि जो अम्लीता, एक चीज समझो यहाँ पे, अम्लीता गुंबदाकार जो बनता है, ठीक, अम्लीता गुंबदाकार जो बनता है वो आपको मिलेगा महाद्वीप में। साथ ही साथ ये सिंडर शंकु जो होता है वो भी आपको, सिंडर शंकु है ये आपको भी महाद्वीप में देखने को मिल जाएगा। जबकि महासागर में आप देखोगे तो यहाँ पे क्षारीय गुंबदाकार आकृतियां देखने को मिलती हैं, क्षारीय गुंबदाकार आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं। तो जावा द्वीप आप देख लीजिए, जावा द्वीप जो है वो एक्चुअली में क्षारीय गुंबदाकार आकृति का ही है, ठीक है। चलो, तो उसमें पायरोक्लास्ट जो है वो कम पाया गया है, पायरोक्लास्ट जो है वो कम पाया गया है, ठीक है। चलो, और अम्लीय गुंबदाकार आप जानते हो, तो अम्लीय गुंबदाकार में जो हिंद महासागर में जो रेयूनियन जो द्वीप है, आपको देखने को मिल जाएगा अम्लीय गुंबदाकार में। तो एग्जाम्पल ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो, इसके बाद आप जानते हो मिश्रित शंकु भी होता है। तो मिश्रित शंकु में आप जानते हो कि पायरोक्लास्ट भी देखने को मिल जाएगा, लावा भी देखने को मिल जाएगा, खनिज संपदा भी देखने को मिल जाएगी। तो मिश्रित शंकु होता है। तो मिश्रित शंकु जो होते हैं वो भी एक्चुअली में आप देखोगे महाद्वीपीय क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें खनिज संपदा है सबसे अधिक मिल जाएगी, पायरोक्लास्ट है वो भी आपको उसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा, लावा है, राइट, वो भी उसमें अधिक मात्रा में मिल जाता है। चलो, इसके बाद परिपोषित शंकु भी होते हैं। तो परिपोषित जो शंकु होते हैं, लिखते जाओ, एक मिनट इसको थोड़ा साफ कर लें। परिपोषित शंकु भी अगर आप देखोगे तो इनके विषय में थोड़ा और समझ लो, थोड़ा थोड़ा समझ लो, इतना ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वैसे ही बहुत कम आते हैं ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा अगर आप इनके विषय में समझते हो तो बेहतर रहेगा, समझ लो। चलो, परिपोषित, तो परिपोषित जो शंकु होता है इनके विषय में अगर आप समझोगे तो ये प्रकार की नलीनुमा होता है, ठीक है, नलीनुमा होता है, बिल्कुल नलीनुमा इस प्रकार से, राइट। छिद्रनुमाई से ही आकृति है, ये छिद्रनुमा की आकृति है, और छिद्रनुमा आकृति में ये परिपोषित शंकु जो होता है, एक मिश्रित भी लिख लो थोड़ा मिश्रित में, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना आपको। मिश्रित शंकु, मिश्रित शंकु आप जानते हो इसमें लावा भी देखने को मिलेगा, पायरोक्लास्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मिश्रित है ना इसलिए दोनों इसमें चीज़ें मिल जाती हैं, लावा भी मिलेगा, पायरोक्लास्ट भी, दोनों इसमें काफ़ी भारी मात्रा में मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो
संपदा पाई जाती है वो मिश्रित शंकु जो मिलते हैं उसमें देखने को मिलेगी, राइट। परिपोषित शंकु जो होते हैं, परिपोषित शंकु भी छिद्रनुमा से ही बनते हैं, तो ये भी आप जानते हो ऊपर उपनिकासी नली होती है, ठीक, इस प्रकार की नली होती है उपनिकासी उसे बोलते हैं परिपोषित शंकु। और छिद्रनुमा है तो आप एक चीज इसमें समझ लो, छिद्रनुमा है तो आप इसमें भी एक पतली नुमा आकृति होती है, तो इसमें जो मात्रा पाई जाती है तो वो मात्रा आप देखोगे तो इन दोनों की एक मिश्रित नहीं होती है, लेकिन थोड़ा हटके इसमें पाई जाती है। जैसे कि पायरोक्लास्ट जो है उसमें मिल जाएंगे, लावा की मात्रा थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन खनिज संपदा भी है इसमें भी काफ़ी ठीक ढंग से मिल जाती है, राइट। तो ये पतला होता है, बस मिश्रित शंकु थोड़ा ज़्यादा उसमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसकी तुलना में ये कम होता है, बस ये दिमाग में आप साइड कर लो, ठीक है। इसके बाद क्रेटर भी होता है, तो क्रेटर आपने देखा हो, प्याले नुमा जो क्रेटर होता है, क्रेटर जो प्याले नुमा होता है, इसको थोड़ा समझो। क्रेटर आप जानते हो जो बन जाते हैं, क्रेटर, क्रेटर आप जानते हो प्याले नुमा होता है, प्याले नुमा क्रेटर बनते हैं, प्याले नुमा। तो इसको थोड़ा आप समझ लो तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, प्याले नुमा जो क्रेटर बनते हैं। तो ये एक्चुअली में महाद्वीपीय और महासागरीय के बाहर, यानी कि महाद्वीपीय के बाहर आकृतियां बनती हैं और महासागरीय के भीतर आकृतियां बन जाती हैं। तो ये जो घटनाएं थी इनको आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको महाद्वीपीय और महासागरीय में जो भी बाहरी घटनाएं होती हैं ज्वालामुखी के आधार पर या ज्वालामुखी उद्भेदन की उत्पत्ति के आधार पर, तो उनको आपने कंप्लीट समझ लिया कि कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। चलो, छिद्रनुमा और दरारी नुमा महाद्वीपीय महासागरीय में। अब बात ये आती है कि ये तो बाहर की बात थी, क्योंकि आप जानते हो कि एक हमारी पृथ्वी में लावा जो है वो दो जगह पाया जाता है। एक तो आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ वाले क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ वाले क्षेत्र मिल जाएगा, जबकि दूसरा जो है वो इस वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, इस वाले में। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जब निकलती है लावा निकलता है तो दरारी नुमा है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ मतलब कि फैल जाता है। तो ये जो होता है बेसाल्ट नुमा आकृतियाँ यहाँ भी देखने को मिल जाती हैं, बेसाल्ट जो होता है, क्योंकि जानते हो कि जो भी दरारी नुमा होता है, क्योंकि दरारी नुमा जो उद्भेदन होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो लोहा की पाई जाती है, ठीक है, पतला होता है ये, लोहा की पाई जाती है। तो इसलिए लोहा में जो भी मात्रा होगी तो उसमें आपने नाम सुना हो जो मेलिनेमाइट होता है, मेलिनेमाइट। तो मेलिनेमाइट ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काली प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, जो मिट्टी काली देखने को मिलेगी उसमें सबसे ज़्यादा मेलिनेमाइट पाया जाता है। ये एक प्रकार अयस्क होता है, राइट। अयस्क बहुत सारे होते हैं, लोहे के बहुत सारे अयस्क होते हैं, जैसे हेमेटाइट है, हेमनेटाइट है, राइट। तो ऐसे मेगलेमाइट है। तो ये जो अयस्क मतलब लोहे के अयस्क होते हैं तो सभी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मेलिनेमाइट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसी वजह से मिट्टी जो होती है वो काली होती है। और लोहा है तो आप जानते हो लोहा जो है ये एक प्रकार से देखा जाए, ये जो दरारी नुमा उद्भेदन होता है इसमें क्षारीय प्रवृत्ति का देखने को मिलेगा, राइट, क्षारीय प्रवृत्ति का ये देखने को मिल जाता है। तो इतनी आपको समझ में आनी चाहिए इसके विषय में। चलो इसके बाद आप जानते हो, क्योंकि ये बेसाल्ट से होती है ना, बेसाल्ट की होती हैं, तो बेसाल्ट से आप जानते हो यहाँ से निकली बाहर गई, अब बाहर जाती हैं तो ऐसे निकल जाते हैं। तो ये बेसाल्ट की एक्चुअली में इसमें मिल जाएगी। ये भी आग्नेय चट्टान ऊपर भी मिल जाती है, नीचे भी आपको मिल जाएगी, राइट, लेकिन नीचे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ऊपर कम मिलती है, ठीक है। तो चट्टानें हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे एक चीज़ समझ लो। तो जैसे यहाँ से उद्भेदन जब होता है तो ये उद्भेदन आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी के ऊपर, राइट, या महाद्वीप में प्लेटों मिल जाएगा, या महासागरीय प्लेटें हैं, या महासागरीय नीचे का जो गर्त होता है, नीचे वाला जो एक समतल क्षेत्र होता है, वहाँ भी आपको ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें माइंड में आपको सेट होनी चाहिए। अब बात आती है कि यहाँ भी लावा था, अब यहाँ भी लावा पाया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे चुंबकत्व वाला लावा मिलेगा आपको, सॉरी मैग्मा ही है वो, लावा एक प्रकार से जब निकलता है तो लावा हो जाता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये ठोस है, राइट, ये ठोस होता है,
जबकि ये वाला जो है ये प्लाज्मा अवस्था में होता है और इसमें चुंबकत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा आयन पाए जाते हैं, चुंबकत्व आयन या हम कह सकते हैं पाए जाते हैं। चलो, तो जब ये क्या है मूव करता है तो एक्चुअली में चुंबकत्व घर्षण होता है, तो यहाँ भी उद्भेदन होता रहता है। तो ये उद्भेदन जो बोला जाता है अभ्यांतरिक घटनाएं के कारण होती हैं, तो अभ्यांतरिक घटनाओं के अंतर्गत ही इनको शामिल कर लेते हैं। तो अभ्यांतरिक घटनाएं भी होती हैं, क्योंकि यहाँ भी प्लाज्मा अवस्था में मिलेगा, यहाँ भी प्लाज्मा, दो जगह प्लाज्मा मिलता है ना, तो अभ्यांतरिक घटनाएं आपको यहाँ मिलेंगी। तो अभ्यांतरिक घटनाएं, तो अब इनको थोड़ा समझ लो। अभ्यांतरिक घटनाएं का मतलब है जो आंतरिक बाहरी जो क्रूड होता है जो प्लाज्मा अवस्था में, उसमें आंतरिक अभ्यांतरिक घटनाएं होती हैं। तो उसको एक चीज़ समझो कि ये कैसे होती हैं। एक तो होती हैं ये मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, दूसरी है आंतरिक, आंतरिक। तो मध्यवर्ती है, आंतरिक है, ये दो प्रकार से अभ्यांतरिक घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। चलो, तो आंतरिक घटनाएं आप जानते हो कि यहां से ये पृथ्वी कहाँ है, एक मिनट, ये जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक घटनाएं होती हैं, तो आंतरिक घटनाओं में, आंतरिक घटना का मतलब ये है कि अंदरूनी घटनाएं, आंतरिक घटनाएं अंदरूनी होती हैं। यहाँ से आंतरिक आंतरिक घटनाएं होती हैं, तो ये आप जानते हो इस प्रकार से आंतरिक घटनाएं होती हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे होती हैं, क्योंकि यहाँ से उद्भेदन होगा, यहाँ पे घटनाएं होंगी, तो इनको बोलते हैं आंतरिक घटनाएं। क्या बोलते हैं इनको? आंतरिक घटनाएं। जबकि अभ्यांतरिक मध्यवर्ती घटनाएं होती हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी मध्यवर्ती में, मध्य क्षेत्र में, इसके दोनों के मध्य में मिलेंगी। तो यहाँ पर जब मध्यवर्ती घटनाएं होती हैं, तो इसमें अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं, राइट, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं। उन्हीं आकृतियों को थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है। और जबकि आप जानते हो ये जो चट्टानें होती हैं, ये वाली जो आंतरिक वाली चट्टानें बनती हैं, ये आग्नेय की बनती हैं, राइट, आग्नेय की बनती हैं। आग्नेय में आप जानते हो किसकी? ग्रेनाइट की। किसकी बनती है? ग्रेनाइट की। जबकि मध्यवर्ती वाले क्षेत्र में आप अगर देखोगे, ये वाला क्षेत्र यहाँ देखोगे, यहाँ पे जो भी आकृतियां बनेगी, नहीं नहीं, वो है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल वो भी है, लेकिन वो आग्नेय शैल का एक पार्ट होता है, उसका नाम है बेसाल्ट। तो ये बेसाल्ट की बनती हैं। तो अब थोड़ा बेसाल्ट की चट्टानें को समझ लो कौन कौन सी होती हैं। होती आग्नेय शैल है, लेकिन वो आग्नेय शैल बेसाल्ट के रूप में होती हैं, वो ग्रेनाइट के रूप में नहीं होती। बेसाल्ट देखोगे तो उसमें लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रेनाइट में लोहे की मात्रा कम नहीं होती है, कम होती है। में सिलिकॉन की मात्रा भी देखने को मिल जाती है। तो वैसे तो पृथ्वी नीचे सिलिकॉन तो वही नहीं पाया जाता है, तो वे अन्य पदार्थ हैं उसमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बेसाल्ट है उसमें लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, इसमें आप जानते हो जो आकृतियाँ बनती हैं, तो उनमें आकृतियों के एक नाम लिखो आप, जैसे बैथोलिथ। एक मिनट को थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलो तो जो मध्यवर्ती अभ्यांतरिक घटनाओं में जो मध्यवर्ती घटनाएं होती हैं, अंदर का जो लावा एक प्लाज्मा जो मैग्मा होता है, वो जब बाहर आके जमता है, तो एक्चुअली में आप जानते हो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि वो इतना अंदर ही होता है, राइट। अब 2900 किलोमीटर से ज़्यादा ही जो क्षेत्र होता है, वो कहाँ तक पृथ्वी को तोड़ते हुए बाहर आ पाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो चट्टानें बनेंगी वो अंदर ही बन जाएंगी, ओके। क्योंकि जो अंदर वाला लावा होता है ना, अंदर का जो मैग्मा हम कहते हैं, वो लावा के रूप में जमता है, तो अंदर वाला जो मैग्मा है वो बाहर फाड़ के या तोड़ के नहीं आ पाता है ना, तो वो अंदर ही रह जाता है। तो अंदर भी अभ्यांतरिक घटनाएं के माध्यम से जो आकृतियां बनती हैं, उनको बोलते हैं हम अभ्यांतरिक या मध्यवर्ती घटनाएं, राइट। चलो इधर देखो, एक चीज माइंड में सेट कर लो कि मध्यवर्ती जो घटनाएं होती हैं, वो पृथ्वी के मध्य में पाई जाती हैं, पृथ्वी के मध्य में यहाँ हिस्से में पाई जाती हैं, ठीक है। वो बाहर नहीं आ पाती, इधर बाहर तोड़ ताड़ के नहीं निकल पाती हैं, केवल यहीं मध्यवर्ती में रह जाती हैं। तो मध्यवर्ती अंदर बहुत सारी आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, तो उनको थोड़ा नाम लिख लो, ज़्यादा नहीं है, 5-6 आकृतियाँ हैं, ठीक है। जैसे मध्यवर्ती आकृति आपको देखने को मिलेगी, तो मध्यवर्ती आकृति में
यहाँ सॉरी, ये मध्यवर्ती, ये आंतरिक होता है, ये होता है मध्यवर्ती, राइट। यहाँ से यहाँ पे मध्यवर्ती ये होता है, राइट। तो मध्यवर्ती में जो आकृतियाँ बनेगी उसमें पहली आकृति बनती है सबसे बड़ी, वो होती है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ आकृति बनती है पहली बात। तो बैथोलिथ आकृति को अगर आप समझोगे तो ये आप जानते हो इस प्रकार से बनती है, प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जमती है, राइट। ये बैथोलिथ होती है, गुंबदाकार एक प्रकार से जम जाती है बैथोलिथ। गुंबदाकार आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये गुंबदाकार आकृति का बनता है बैथोलिथ, ओके। चलो तो बैथोलिथ है। तो एक्चुअली में देखोगे तो काफ़ी विद्वान इसे ऐसा भी मानते हैं कि इस पे अपर्दन हुआ है, अपक्षय हुआ है, तो इसी को दक्कन का जो पठार है वो बैथोलिथ आकृति से ही बना है, क्योंकि दरारी नुमा उद्भेदन है। आंतरिक का जो आपको मिलेगा, व्यांतरिक में भी दरारी नुमा उद्भेदन होता है, ठीक है। दरारी नुमा भी होता है, छिद्रनुमा भी होता है। तो दरारी नुमा उद्भेदन आंतरिक हुआ है, तो उसकी वजह से ये बैथोलिथ बना है, राइट। तो बैथोलिथ ये इस प्रकार से वैज्ञानिक सॉरी जो अलग अलग भूगोलवेत्ता हैं, भूगोल शास्त्री हैं, वो मानते हैं। तो इसे बैथोलिथ जो है सबसे बड़ी एक प्रकार की गुंबदाकार चट्टान होती है, ओके। गुंबदाकार सबसे बड़ी चट्टान होती है अभ्यंतरिक में, बैथोलिथ। चलो, तो पहली तो ये आप लिख लो सबसे बड़ी होती है। दूसरी इसके बाद आती है, वो आती है लोपोलिथ। लोपोलिथ, तो लोपोलिथ जो आकृति है, इसको अगर आप थोड़ा समझो तो ये अवतलाकार होती है, जैसे इस प्रकार से, ठीक है। ये अवतलाकार होती है, इस प्रकार की आकृति। तो ये अवतलाकार होती है, राइट। इसे बोलते हैं लोपोलिथ। तीसरी आकृति और बनती है, वो बनती है उत्तलाकार। तो उत्तलाकार तो मैं इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से। स्वयं इसके विपरीत है, स्वयं इसके विपरीत आकृति बनती है, स्वयं इसके विपरीत आकृति बनती है। स्वयं इसके विपरीत आकृति बनती है। चौथा जो है, चौथे में अगर आप देखोगे तो ये कैसी है, इसको आप थोड़ा नाम लिखो, लैकोलिथ। लैकोलिथ, ठीक है। और ये उत्तलाकार है, उत्तलाकार, ये उत्तलाकार जबकि ये अवतलाकार है, राइट। इसके बाद चौथी जो आकृति बनेगी वो बनती है आपकी सिल, ठीक है, सिल। तो सिल आप जानते हो एक प्रकार की समतल नुमा होती है। सिल जो होती है वो समतल नुमा आपको मिलेगी इस प्रकार से, राइट। ठीक है, इस प्रकार की आकृति बनती है नीचे, ये होती है आपकी सिल। पांचवी जो आकृति बनेगी वो बनती है आपकी डाइक। डाइक जो होती है वो अगर आप देखोगे तो ये इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से, राइट। ये है आपकी डाइक। तो डाइक आकृति आपकी ऐसी बनती है, पतली पतली होती है, ठीक है। ये पतली पतली होती है, ज़्यादा नहीं। आप इस प्रकार से समझो, मान लो इस प्रकार से, ज़्यादा नहीं, ऐसी पतली होती है डाइक, खड़ी सी होती है। और ये सभी है ना सक्रिय ज्वालामुखी से ही बनते हैं, राइट। क्योंकि नीचे अभ्यंतरिक जो घटनाएं होती हैं उसमें भी ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी से ही बनते हैं। और ये निरंतर आप जानते हो बनती भी रहती हैं, और समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ज्वालामुखी आपको सब समझ में आ गए होंगे, कैसे बनते हैं, कैसे क्या है, अभ्यंतरिक घटनाएं कैसे होती हैं, उनके विषय में आपको कंप्लीट समझ में आ गया। अब थोड़ा एक चीज़, ज्वालामुखी के प्रकार आप समझ लो। ज्वालामुखी के जो प्रकार होते हैं वो आपको तीन प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो होता है शांत ज्वालामुखी, एक सुषुप्त होता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। तो ज्वालामुखी के आधार पर थोड़ा आप समझ लो। तो ज्वालामुखी के आधार पर यह हम कह सकते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी के प्रकार में तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सक्रिय, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है आपका
निष्क्रिय, निष्क्रिय ज्वालामुखी का मतलब है, इसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, राइट। तीसरा आपका आता है सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी कि इनको थोड़ा समझ लो। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जिनसे निरंतर लावा निकलता रहता है, जिनसे निरंतर लावा निकलता रहता है, यानी कि घटनाएं वहाँ होती ही रहती हैं, भूकंपीय घटनाएं हों या ज्वालामुखी घटनाएं हैं, निरंतर वहाँ होती ही रहती हैं, तो बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। निरंतर का मतलब ऐसा नहीं है कि डेली हो सकता है 5 दिन 10 दिन, एक हफ्ते, एक महीने, ऐसे हो सकता है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी बोले जाते हैं, राइट। जबकि निष्क्रिय ज्वालामुखी होते हैं, शांत ज्वालामुखी 25-50 साल तक नहीं आते हैं, शांत रहते हैं, फिर उसमें उद्भेदन होता है, फिर ज्वालामुखी फटता है, तो वो निष्क्रिय ज्वालामुखी होते हैं। जबकि सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं वो थोड़े थोड़े समय में फटते रहते हैं, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी से थोड़े कम होते हैं, सुषुप्त प्रकार से होते हैं। कुछ इसमें जलनुमा भी आकृतियाँ निकलती हैं, जल भी इसमें कुछ मिल जाता है सुषुप्त में, तो उसमें ये भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, बाष्पशील से तो खैर सभी होते हैं, लेकिन कुछ जल की मात्रा अधिक मिल जाती है सुषुप्त में, और ये थोड़े लंबे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा आप देखोगे तो ये 2-3 या 3 साल बाद ये निकलते रहते हैं, 3 या 4 साल में। लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, इन ये कुछ ज़्यादा ही निकलते हैं, 15 दिन डेली हो सकता है, ठीक है। तो इनको आप ऐसे समझ लो, सक्रिय ज्वालामुखी है, निष्क्रिय जो शांत ज्वालामुखी है, या सुषुप्त ज्वालामुखी है। चलो, तो सबसे पहले आप सक्रिय ज्वालामुखी की लिस्ट बना लो कि कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं विश्व में। तो आप एक चीज़ और समझो कि ज्वालामुखी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपको ज्वालामुखी मिलेंगे परिप्रशांत पेटी है जो, यानी कि परिप्रशांत पेटी, जो रिंग फायर जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, राइट। ये बहुत, ये आप जानते हो कि जितना बड़ा प्रशांत महासागर है जैसे, तो ये इसके चारों तरफ एक रिंग नाम से एक आकृति होती है, तो ये चारों तरफ ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसमें रॉकी पर्वत भी आ जाता है, उसी में एंडीज पर्वत भी आ जाता है, उसी में आप देखोगे तो आपको नीचे वाला जो अंटार्कटिक क्षेत्र है उसमें भी ज्वालामुखी है, वो भी इसी में शामिल हो जाएगा। साथ ही साथ आप जानते हो, आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में चले जाइए तो उधर इंडोनेशिया क्षेत्र में, फिलीपींस क्षेत्र में, जापान क्षेत्र में, चीन से लगे लगे वो क्षेत्र हैं, तो उधर भी आप जानते हो ज्वालामुखी जो फटते रहते हैं, तो ये पूरी एक रिंग फायर होती है, राइट। रिंग का मतलब एक गोल आकृति में है, पूर्ण गोल नहीं है, थोड़ा गोल में ही आप समझो। तो वहाँ फायर का मतलब है आग निकलना, तो रिंग फायर है, गोलनुमा आकृति में आग निकलता है, तो वो ज्वालामुखी के कारण ही होती है। तो सबसे बड़ी परिप्रशांत प्लेट ही होती है, तो इसमें लगभग 60% ज्वालामुखी इसी में आते हैं, 60 से 65% है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इसी में देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरा जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो होता है अंड महासागर का। जो अंड महासागर है उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे, दूसरे में लगभग में इसमें 60 है, तो इसमें 20-25% इसमें मिल जाते हैं। महाद्वीपीय क्षेत्रों में भी मिलते हैं, तो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ भी ज्वालामुखी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें लगभग में 15% है। तो इस प्रकार से इनकी कुछ अलग से वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन आप इस प्रकार से देख सकते हो। तो 60%, 25-15 इस प्रकार से 100% हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा परिप्रशांत है, अंड महासागर है, महाद्वीपीय क्षेत्र है, इसमें ज्वालामुखी आपको उत्पन्न होते हैं। वैसे महाद्वीपीय जो क्षेत्र है इसमें बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि महाद्वीपीय क्षेत्रों में जो छोटे छोटे जो प्लेटें पाई जाती हैं इस प्रकार से, उनके टकराने की स्थिति बनती हैं, तो वो बहुत कम होते हैं ना। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं उनका थोड़ा नाम लिख लो। सक्रिय ज्वालामुखी के नाम कौन कौन से हैं विश्व में। तो सक्रिय ज्वालामुखी में स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है वो आपको इटली में मिल जाएगा। इटली में स्ट्राम्बोली, इटली के जो सिसिली के जो पेपारी द्वीप है, पेपारी द्वीप में ये स्ट्राम्बोली मिलता है इटली में। इसके बाद एटना भी है, एटना जो ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है,
हम अभी सक्रिय ज्वालामुखी लिस्ट लिखा रहे हैं। स्ट्राम्बोली है, एटना है, ये भी इटली में आपको देखने का मिलेगा। इसके बाद कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, राइट, ये दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज पर्वत पे कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी आपको इक्वाडोर में मिल जाएगी और दक्षिण अमेरिका में है ये। इसके बाद ये एंडीज पर्वत में पाई जाती है, ठीक है, सक्रिय है। इसके बाद आप जानते हैं ओजस डेल सलाडो, ये भी आपको दक्षिण अमेरिका में मिल जाएगा। ओजस डेल सलाडो, ये सबसे ऊंची चोटी भी मिल जाती है कोटोपैक्सी के बाद। ये ओजस डेल सलाडो की भी एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी मिलेगी दक्षिण अमेरिका में, ओजस डेल सलाडो, ठीक है। तो यहाँ भी एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है ये भी, ठीक है, सक्रिय है। और ये पाया कहाँ जाता है, तो जो चिली और अर्जेंटीना है, चिली प्लस अर्जेंटीना, इन दोनों देशों में मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है, अर्जेंटीना। तो सक्रिय ज्वालामुखी में अगर आप और भी देखोगे तो इसके बाद आपको मिलेगा मैकिल्ले, जो मैकिल्ले चोटी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है मैकिल्ले, अलास्का वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और अलास्का क्षेत्र आपको पता है कि ये अमेरिका के एक भूमि का ही टुकड़ा माना जाता है, उसका हिस्सा माना जाता है। ये रूस से खरीद लिया था अमेरिका ने, ठीक है, मैकिल्ले चोटी है। चलो, तो ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद आप जानते हो ये कुछ सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, तो इनके इतने ही काफ़ी नाम हैं, इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, स्ट्राम्बोली है, एटना है, कोटोपैक्सी है, ओजस डेल सलाडो है और मैकिल्ले है, ये कुछ सक्रिय हैं। इसके बाद आप जानते हो भारत का भी एक है बैरन द्वीप, तो बैरन द्वीप जो है वो भी सक्रिय ज्वालामुखी ही है, राइट। भारत में एकमात्र ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, वैसे और भी हैं, थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये सक्रिय ज़्यादा है तो इसका ही नाम गिना जाता है बैरन द्वीप। चलो, इनका नाम आप ऐसे लिख सकते हो, सक्रिय ज्वालामुखी। इम्पोर्टेंट 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 ही लिखना है, वैसे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे, लेकिन इम्पोर्टेंट है उनको ही आपको लिखना है। इसके बाद मिलते हैं शांत ज्वालामुखी, राइट। तो शांत ज्वालामुखी की लिस्ट बना लो आप। शांत ज्वालामुखी जो है कहाँ मिलेंगे आपको, शांत ज्वालामुखी जो हैं कहाँ मिलेंगे, ये आपको अगर देखोगे ना, एक मिनट, शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी जो है ना, ये आप देखोगे तो इनको मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। मृत है, निष्क्रिय, शांत, मृत है, निष्क्रिय हैं, इनका कई सारे नाम होते हैं इस प्रकार से। तो को सुल्तान, जो को सुल्तान है ये आपको ईरान में मिल जाएगा, राइट। इसके बाद चिम्बाराजो, चिम्बाराजो है, चिम्बाराजो है, ये आपको मिलेगा इक्वाडोर, इक्वाडोर, ये दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है, पेरू के ऊपर लगा हुआ, इक्वाडोर, राइट। इसके बाद चिम्बाराजो है, इक्वाडोर है, किलीमंजारो है तंजानिया का, किलीमंजारो तंजानिया में पाया जाता है, ये वाला मृत ज्वालामुखी है तंजानिया। माउंट पोपा, माउंट पोपा, ये भी मृत ज्वालामुखी है और ये कहाँ पाया जाता है, म्यांमार में, म्यांमार में माउंट पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में पाया जाता है। इसके बाद इकांका गोवा, इकांका गोवा, ये आपको मिलेगा इकांका गोवा चिली अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में, वहीं मिलेगा, चिली प्लस अर्जेंटीना, राइट, वहाँ आपको कौन मिलेगा, इकांका गोवा। इसके बाद देवबंद को सुल्तान आपको बता ही दिया है, तो इतने बहुत हैं, ठीक है।
पो सुल्तान है, चिम्बा राजू है, किलीमंजारो, माउंट पोपा, एकांकागुआ, ये सभी जो है मृत ज्वालामुखी में आते हैं। राइट, ये सभी मृत ज्वालामुखी में आ जाते हैं। तीसरे जो आते हैं, तीसरी अगर आप देखोगे तो वो है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी जो है ये भी विश्व में पाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, देशों में, पर्वतों पे पाए जाते हैं। चलो, तो सुषुप्त ज्वालामुखी की लिस्ट आप बनाओ। अब सुषुप्त ज्वालामुखी, इनके विषय में हमने बता ही दिया है ना कि कौन सुषुप्त होते हैं, सक्रिय कौन होते हैं, निष्क्रिय कौन होते हैं। राइट, चलो, तो पहला आप लिखो विसुवियस। तो पहला है आपका विसुवियस। ये आपको कहाँ मिलेगा? इटली में देखने को। राइट, इटली में आपके एटना और स्ट्राम्बोली वो भी आपको इटली में ही मिलते हैं, वो सक्रिय हैं, जबकि विसुवियस है वो आपको सुषुप्त ज्वालामुखी है। दूसरा है फ्यूजी जामा। फ्यूजी यामा नहीं, फ्यूजी जामा, इसे यामा भी बोलते हैं, जामा भी बोलते हैं, फ्यूजी यामा। ये आपको मिलेगा जापान में, ये भी सुषुप्त है। तीसरा मिलेगा आपको माउंट हैकला। माउंट हैकला, तो माउंट हैकला जो है इसे लॉकी भी बोलते हैं। राइट, ये आपको मिलेगा आइसलैंड में, आइसलैंड। तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। चौथा अगर आपको देखोगे तो पिनाटुगो, पिनाटुगो ज्वालामुखी है। पिनाटुगो ज्वालामुखी मिलेगा आपको फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस, फिलीपींस में आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्राकोताओ, क्राकोताओ ज्वालामुखी जो है, क्राकोताओ, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये क्राकोताओ जो है जावा सुमात्रा द्वीप, जावा सुमात्रा द्वीप है, वहाँ आपको मिल जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ सकते हो। चलिए, और भी हैं, जैसे आप जानते हो मोना लोआ भी है, तो इसके अंतर्गत नहीं आता है वैसे। मोना लोआ है अमेरिका का जो हवाई द्वीप है, पर्ल हार्बर जो अड्डा है, वो मोना लोआ वहाँ पाया जाता है, वो भी एक प्रकार का ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके बाद प्रसुप्त जो है इतना ही है, क्योंकि इनसे बहुत कम उद्भेदन होता है, समय समय पे कभी कभी होता है, तो ये प्रसुप्त होते हैं। और वर्तमान आप जानते हो कई सारे जगह उद्भेदन हो चुके हैं, जापान में भी हुए हैं कुछ। आप जाको जैमा जो हैती वाला क्षेत्र है उधर भी आपको मिल जाएगा, नीचे वाला द्वीप है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, अभी पिछली बार हुआ था। ठीक है, अभी वर्तमान में फिर अमेरिका में भी उद्भेदन हुआ है। तो ये ज्वालामुखी जो है ना, इनकी आप लिस्ट ऐसे समझ सकते हो, और न्यूज में जो रहते हैं उनको आप नोट डाउन करते रहना, तो निश्चित ही आपको एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी के उद्भेदन के आधार पर कितने टाइप होते हैं, कहाँ का उद्भेदन होते हैं, उनकी क्या आकृतियाँ बनती हैं, उनके नाम क्या होते हैं। राइट, कौन सी प्लेटों से कैसी प्लेट है, अपसारी गति किस प्रकार से उनसे बनते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी के प्रकार, और 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और आपके शांत ज्वालामुखी। तो इनके विषय में समझ लिया, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप देख सकते हैं।